अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 9 महीने जेल में गुजारने के बाद बिलाखिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीवी बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई, मगर 1 साल से जायद अरसा जेल की सलाखों के पीछे गुजारने वाले साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई हनूज दिल्ली दूर अस्त महसूस होती है। बानी पीटीआई इमरान खान को एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर दूसरे केस में जमानत मिलती है तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केस में मिलिट्री ट्रायल किए जाने की बातें भी सुनाई देती हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स भी हायर कर रखी हैं और मुतादिद बार अमरीकी अरकान नुमाइंदगान ने ह्यूमन राइट्स का इशू बनाकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया। अब फिर एक बार 60 से जायद अमरीकी अरकान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ख़त लिखा है। हैरत की बात यह है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अमरीका तक लॉबिंग की जा रही है, मगर मुल्क के सियासी मंजरनामे पर पीटीआई कुछ ज़्यादा परफॉर्म करती दिखाई नहीं देती। आईनी तरमीम रुकवाने के लिए पीटीआई ने एक के बाद एक एहतजाज करने की कोशिश की, मगर कामयाबी नसीब नहीं हुई और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाए जाने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया। हुकूमती कमेटी ने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें होने के साथ साथ क़यादत में इख्तलाफात भी सुनाई दे रहे हैं और ये भी तासुर मिल रहा है कि शायद पीटीआई क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस अगर नहीं भी होते तो कॉर्नर्ड ज़रूर किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली कमज़ोर जबकि हुकूमत बड़ी पुरएतमाद और मजबूत दिखाई देती है। यही वजह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर अमल दरामद किया है, रह गया है, उस पर अमल दरामद होगा। इस पर अमल करना ही लाजिम है, जबकि आज से चंद दिन पहले फैसल वाउडा ने मेरे ही प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि तारीख पर तारीख नहीं बल्कि अब तरमीम और तरक्की होगी। यानी हुकूमत मज़ीद कुछ तरामीम भी करना चाहती है, मगर सवाल ये है कि इन सारी तरामीम करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद कहाँ होगा, और सबसे बढ़कर ये कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुश्किलात में किस कदर इजाफा होगा, कोई कमी भी आ सकती है या फिर नहीं। हमें सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट का पैनल आज ज्वाइन कर रहा है। हमें ज्वाइन किया है आमिर ज़िया साहब ने, इनके साथ साथ शौकत पराचा साहब और इरशाद आरिफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद आरिफ साहब, मैं आपसे गुफ्तगू को आगाज़ करती हूँ। मुझे बताइएगा कि चीफ जस्टिस की जो तकर्रुरी थी उससे पहले ही ये खबरें सामने आ रही थी कि हुकूमत का झुकाव जो है वो जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ है और फिर वो साबित भी हो गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पीटीआई इस बात पर बज़िद थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे अगर मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस नहीं बनते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या लैक ऑफ स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, कॉम्प्रोमाइज है, खामोशी है, या वो कहते हैं कि गो विद द फ्लो वाला मामला है? देखिए, ये जो अदलिया का मामला होता है ना, ये खासा ट्रिकी होता है, खासा हसास नोयत का होता है। मैं नहीं समझता कि अगर एक शख्स को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है, वो हल्फ ले लेता है, तो उसके बाद कोई सियासी जमात अगर उसके खिलाफ खड़ी होती है तो वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारती है। मेरा ख्याल है फौरी रिएक्शन दबाव डालने के लिए, तो हुकूमत पर दबाव डालने के लिए तो ये बात दुरुस्त थी कि सीनियर मोस्ट का होना चाहिए, और वो उसूली बात भी थी। वो कला बिरादरी भी यही कह रही थी, होना भी। अब भी मैं समझता हूँ कि ये सीनियर मोस्ट वाला उसूल जो था, सीनियरिटी के प्रिंसिपल, वो बहुत मुद्दत के बाद आया था, वो कामयाब रहा था। लेकिन जब एक जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उनको नाराज़ करना या उनके खिलाफ तहरीक चलाना, गो कि आपका मकसद तो ये होगा सीनियरिटी के उसूल को बनवाना, लेकिन समझा यही जाएगा कि आप एक जज के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, तो वो कोई अक्लमंदी ना होती। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने अगर यू टर्न लिया है या अपने फैसले पर नज़रसानी की है या पीछे हटी है, तो ये दानिशमंदी का तकाजा है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई नुकसान होगा पीटीआई को, बल्कि फ़ायदा ही हो सकता है। अच्छा। देखना अब ये है कि हुकूमत की जो तवक्कुआत हैं या हुक्मरान इत्तेहाद की जो तवक्कुआत हैं, एक गैर जानिबदार, एक गैर मुतनाज़, एक दयानतदार
दयानतदारी की शोहरत रखने वाले जज से वो तवक्कुआत पूरी होती हैं, या माजी में जिस तरह से वो फैसले खासतौर पर मुस्लिम लीग की तारीख रही है कि वो सीनियरिटी को नज़रअंदाज करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं और उसके बाद रोना रोते हैं कि देख लें जी हमारे साथ बेवफाई होगी, हमारे साथ ज्यादती होगी। अब ये तजर्बा किस तरह कामयाब होता है हुकूमत के नुक्ता नज़र से वो देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक चीफ जस्टिस आफरीदी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है वो अपने इदारे का वक़ार भी महफूज रखेंगे, अपना ज़ाती साख को भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। ठीक ठीक, लेकिन पराचा साहब एक और भी एंगल है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद टूट फूट का शिकार है, ग्रुपिंग का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें तो हो रही हैं, चले उसकी तस्दीक जब बन के सामने आ जाएगा तो हो जाएगी, लेकिन वो जो वोट डाले हैं 4-5 लोग इन्वॉल्व हुए हैं उससे कम से कम कोई एक जिसे कहते हैं ना तासुर तो मिल गया है। ऑन दी अदर हैंड हामिद खान साहब कह रहे हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब अपनी बारी का इंतजार करें, ये ओहदा ना लें। लेकिन अगर हम बात करें शुएब शाहीन साहब की तो वो कहते हैं कि हमें कबूल है ये जो ग्रुपिंग हो चुकी है पीटीआई को, क्योंकि इरशाद आरिफ साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पीटीआई को शायद उसका नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है। आपको भी ये लग रहा है कि ये फ़ायदा हो रहा है बिलखुसूस ग्रुपिंग के बाद भी? नहीं, देखे ना, बात यह है कि एक आइन बना और वो जो आइनी तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक बना, और उसके बाद उसी आइनी तरमीम जो कि अब आइन ही कहें उसी के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री हो गई। इस पूरे प्रोसेस में जो तरमीम का कंसल्टेटिव प्रोसेस था उसमें तो वो बैठे रहे पीटीआई वाले। आखिरी रात जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो, जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का इजलास होना था, पहले 3 नाम भी दे दिए, फिर उस कमेटी का बाइकआउट कर दिया और अगले दिन वोट नहीं डाला। वोट डालना भी नहीं था उन्होंने, मैं तो बड़ा क्लियर था कि उन्होंने वोट नहीं देना। लेकिन अब ये कहना कि हम तहरीक चलाएंगे, ये इरशाद आरिफ साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस जो इस वक्त फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप कह सकते हैं कि वो ठीक था, प्रिंसिपल सीनियरिटी वाला, सीनियर मोस्ट वाला, हालांकि वो भी 23 मार्च 1996 के बाद बना, उससे पहले भी तो कोर्ट्स यहाँ पर मौजूद रही, चीफ जस्टिस बनते रहे। ये कह देना कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये हक था, ये को बॉर्न राइट तो 1996 से पहले किसी का नहीं था ना कि जो सीनियर मोस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इजाजुल हसन रिजाइन करके नहीं जाता तो फिर इनका भी नहीं बनना था। अब चूंकि ये बन गए तो अब ये कहना कि हम तहरीक चलाएंगे, तहरीक वैसे एहतजाज वैसे कई बार यहाँ इस्लामाबाद में हमने देखा है, हमारे ऑफिस के सामने टीयर गैस के शेल आते हैं, हम तो खुद उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल लेकिन अगर पराचा साहब मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं, आपने सेकंड किया है इरशाद आरिफ साहब के मौकिफ को, तो फिर तो इनिशियली भी ये मौकिफ आना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन ये जो ग्रुप्स बन गए हैं, गुड कॉप बैड कॉप, क्या ये वाला मामला चल रहा है? नहीं, ग्रुप क्या इसी वजह से बने हैं? नो, ग्रुप तो बहुत और वजूहात से बने हैं ना। थोड़ी सी बता दें, हमें भी बता दें पराचा साहब। नहीं, अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं ना। मसलन पॉलिटिशियन थे, खान साहब ले आए वुकला को के वुकला उनके केसेस लड़ेंगे। अब जो तासुर है, जैसे शेर अब्दुल खान मरवत बार बार कहते हैं कि इनको खान की रिहाई की कोई फिक्र नहीं है, अलीमा खान कहती हैं इनको खान की रिहाई की तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर खान रिहा हो गया तो फिर ये इनकी सियासत चली जाएगी। मैं शेर अफजल खान मरवत की बात को चले रद्द कर दूं, लेकिन अलीमा खान का उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है नहीं। सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं तो वो तो अलीमा खान है। अलीमा खान ने जब वो इस्लामाबाद वाला पहला जलसा मुलतवी करने के लिए सुबह सुबह आजम खान सवाती साहब और दीगर आए थे, तो आपको याद है अलीमा खान की ऑडियो आई थी, अलीमा खान क्या कह रही थी। तो इससे इस तासुर को मतलब है, ये हुकूमत के लोगों को मैं कोट नहीं कर रहा, मैं अलीमा खान साहबा की बात कर रहा हूँ। इसी पॉइंट पे एक और छोटा सवाल है, आमिर ज़िया साहब भी मौजूद है हमारे साथ, मैं उनसे कर लेती हूँ। आमिर ज़िया साहब, पराचा साहब की गुफ्तगू आपने देखी है, सुनी है, मुझे बताएं कि वाकई मतलब बुशरा बीबी साहिबा 9 महीने नो डाउट कि उन पे केसेस भी चलते हैं, वो जेल में भी रहती हैं, लेकिन फिर उनको एक रिलीफ मिल जाता है और फिर वो केपी भी चली जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो खान साहब की अपनी बहनें हैं जो गिरफ्तार हुई हैं, उनके बारे में ना तो उस तरह कोई हाइप क्रिएट की गई है, ना उस तरह बात की जा रही है, और
प्लस इसमें पॉइंट ये है कि उनकी बहनें खुद ये कहती रही हैं ऑन रिकॉर्ड कि ये क़यादत खान साहब को बाहर निकालने के लिए सीरियस नहीं है। देखिए, दो बातें हमें समझनी चाहिए कि जब भी कोई पार्टी जो होती है मुश्किल में होती है तो उसके हवाले से इस किस्म की उसमें जथाबंदी भी होती है, ग्रोहबंदी भी होती है और कॉम्पीटिंग जो मफादात हैं उसकी लड़ाई भी होती है। तो कोई अनहोनी नहीं हो रही है। हर सियासी जमात जब भी वो रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, उसमें इसी तरह की धड़ेबंदी हुई और बाज़ औक़ात फैक्शन बने हैं और बाज़ औक़ात आप मुत्तहिद भी रहते तब भी इन फाइटिंग हो रही होती, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सियासी जमातें उसमें जो रहनुमा होता है, जो लीडर होता है, उसकी वजह से लोग जो है मुत्तहिद रहते हैं और जब वो खुद जेल में है ज़ाहिर है कि उस तरह से चीज़ों को नहीं चला पा रहे। तो जो भी पाकिस्तानी सियासत के तालिब इल्म है उन्हें अंदाजा है कि कोई अनहोनी नहीं हो रही है पीटीआई के साथ। हमें दूसरी बात ये समझना चाहिए कि अगर क्या इन फाइटिंग से इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आ रही है, क्योंकि पीटीआई का जो भी मकबूलियत है वो इन बैरिस्टर गौहर की वजह से नहीं है, वो उमर अयूब की वजह से नहीं है। वो जाहिर है कि वो पूरा जो फिनोमिना है वो इमरान खान है और उसके पीछे जो लोग उसके वोटर्स हैं या अवाम है, उसकी हिमायती हैं, वो हैं और उनकी वजह से जो है इनकी भी कदकाट में इजाफा हो जाता है जो कि फर्स्ट ईयर के ओहदेदार हैं। तो वो भी मेरे ख्याल में कोई इतनी उसके लिए मतलब कोई चीज़ें तब्दील नहीं होती हैं। फिर आप आ जाए कि जी जो लफ्ज़ मुझे लफ्ज़ वो है कि रिलीफ जो होता है वही होता है कि कोई अगर आपको कोई आउट ऑफ द वे जाके चीजें दी जा रही नहीं, मैं इस पे आपको क्लेरिफिकेशन दे दूं आमिर रज़ा साहब। मैंने अली मोहम्मद खान साहब से हुकूमत के लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं वही बता रही हूँ। मैंने अली मोहम्मद खान साहब के मुंह से ये लफ्ज जब सुना था प्रोग्राम में एक दिन, तो मैंने उनको करेक्ट किया कि सर आप रिलीफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आईनी जबान में इसको रिलीफ ही कहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ। ये पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव वो रिलीफ कहते हैं, वो हमारे यहाँ अल्फाज के मतलब बदल जाते हैं। सुनामी हमेशा से नुकसानदेह चीज है, उसको पीटीआई वाले पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो हम बहस तो नहीं कर सकते। तो एक उसको जो मैं अगर सहाफी कहूँ भाई उनको जमानत हो गई, ठीक है ना। अब जमानत जो होती है वो अदालत जो होती है वो मेरिट के ऊपर देती है, वो ये नहीं देती कि किसी को ऑब्लाइज करना है या किसी को नुकसान पहुंचाना है। जो भी मैं एक जो काम तासुर जाना चाहिए तो अदालत उनको 9 माह के बाद, और सबको पता है कि जी वो घरेलू खातून है, उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, सियासी उनकी कोई वो नहीं थी। और ये बात बिल्कुल होगी कि जब बहुत सारे लोग गिरफ्तार होते हैं तो उसमें कुछ के ऊपर जो है ज्यादा शोर हाइप क्रिएट होती है, क्योंकि ये 9 माह से हैं। जो इमरान खान की बहनें हैं वो अभी गई हैं, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले जेल में गई हैं। तो जाहिर है कि उसके अंदर ये होगा कि आप कहेंगे जी फला के मुतालिक कम शोर मचाया, शाह महमूद कुरैशी की बात नहीं हो रही है, यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की पेशेंट है, वो हैं जेल में, और बहुत सारे लोग हैं। तो जाहिर है कि ये पार्टी जो है अपने अपने वक्त के ऊपर जो है ये किसी पे दबाव डालते हैं कि जी इसका नाम ज्यादा हाइप हो गया, किसी का नहीं हुआ। तो ये कोई जब पार्टी मुश्किल में होती है कोई फर्क नहीं पड़ता से परवा। असल मसला ये है कि क्या हम ये समझें कि अगर इनको जमानत मिल गई है तो उसके बाद जो है क्या सियासी हिद्दत में कमी होगी, उसके बाद क्या हम तवक्को करें कि आने वाले दिनों के अंदर कोई और भी मतलब इस तरह की जमानत की इजाजत हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। और ठीक, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन इस पे थोड़ा सा, हाँ जी आमिर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। इस पे थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मुख्तलिफ है। आपने कहा कि वो घरेलू खातून है, बुशरा बीबी साहिबा बिल्कुल हैं घरेलू खातून है। ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब की बहनें भी घरेलू खातून है, बल्कि मेरा ख्याल से इमरान खान साहब की बहनों की इन्वॉल्वमेंट शायद सियासत में उतनी भी नहीं है जितनी बुशरा बीबी साहिबा की, थोड़ी बहुत भी इन्फ्लुएंस रहा है। और इट डजंट मीन कि अगर बुशरा बीबी ने 9 महीने गुजारे हैं तो उनकी बहनें भी 9 महीने गुजारे और उसके बाद फिर उनकी रिहाई के लिए कुछ किया जाए। माई पॉइंट वॉज स्टिल देयर, विल डिस्कस इट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इरशाद आरिफ साहब, बुशरा बीबी जमानत के बाद, रिलीफ नहीं, जमानत के बाद केपी चली गई हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब की बार शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने का इरादा रखती हैं या लीड करने की गुंजाइश उनके पास मौजूद है? जो मेरी इतलात हैं टीवी से मैंने मालूम किया है वो ये है कि वो वहाँ कोई सियासी तहरीक चलाने के लिए नहीं गई, बल्कि वो लाहौर आना चाहती थी शौकत खानम से अपने चेकअप कराने के लिए। उनके साथियों ने उनको रोका कि पंजाब हुकूमत का जो रवैया है मुमकिन है आपके लिए मुश्किलात पैदा हों, तो इसलिए वो वहाँ गई हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो लीड करने की पार्टी को 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि इमरान खान साहब और उनके साथियों का और तहरीक इंसाफ का डे 1 से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये तहरीक इंसाफ एक मौरूसी पार्टी नहीं है। बाकी पार्टियों के मुकाबले में यहाँ जमहूरियत है और लीडरशिप जो है वो मौरूसी ख़ानदानी नहीं होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके कारकुन को भी अजबर है और मुखालिफिन को भी
पता है और उसको वो इस्तेमाल करेंगे अगर कोई ऐसी बात होगी तो। इसीलिए गालबन अलीमा खान साहिबा को, जो बहुत एक्टिव रही हैं, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया, मकाम नहीं दिया कि वो सियासी मामलात में दखलंदाजी कर सकें। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि बुशरा साहिबा, मैं मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुशरा साहिबा पार्टी के अंदर उस तरह पॉपुलर नहीं है जिस तरह एक दौर में नुसरत भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी में थी, या मरियम नवाज साहिबा पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ में हैं, या मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा थी मुस्लिम लीग नून में। उस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि पार्टी के अंदर कोई जो थोड़े बहुत इख्तलाफात उभरते हैं उनको सुलझाने में, सुधारने में वो कोई किरदार अदा कर सकें। और तीसरी जो वजह है वो एक बापर्दा खातून है, और बापर्दा खातून के लिए ज़ाहिर मुलाकातें करना, एक्टिव होना, और एक्टिविटी में ज़ाहिर बात है कि अक्सरियत तो मर्दों की है, उनके साथ इंटरेक्शन करना कोई इतना आसान नहीं है। लोगों को दिक्कत पेश आएगी उनसे मिलते हुए, उनसे रहनुमाई लेते हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब उनको कोई इस किस्म का किरदार अदा करेंगे। महदूद अंदाज में कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात अगर लीडरशिप में हैं उनको सुलझा दें डायरेक्ट इमरान खान से, वो भी उस शर्त पे कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें तवातुर के साथ हों, तसलसल के साथ हों। लेकिन अगर ये पाबंदी बरकरार रहती है और मुलाकातें ही नहीं होती तो जाहिर बात है वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं। इस सिलसिले में अगर कोई किरदार बड़ा मिल सकता है तो अलीमा खान को मिल सकता है, बुशरा बेगम को मैं नहीं समझ। लेकिन उसके लिए फिर अलीमा खान साहिबा को बाहर भी तो होना चाहिए। शौकत बराचा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, एंड ऑल्सो क्या ये डील वाला कोई मामला है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने तो कह दिया डील करनी होती तो 9 महीने पहले कर लेते। अब उनसे अगर वो होते तो ये भी पूछा जा सकता था कि 9 महीने पहले क्या ऐसे भी हालात थे जो आज हैं? आप क्या समझते हैं इस पे? देखें, बड़ा थिन पॉइंट है पॉलिटिकल होने में और अपॉलिटिकल होने में। जो हुकूमत रही, जो चीजें फिर बाहर आई, पंजाब कौन रन कर रहा था? क्या वाकई उस्मान बुज़दार साहब रन कर रहे थे, या पीटीआई के जो बाकी लोग उस वक्त थे वो पंजाब रन कर रहे थे? उस्मान बुज़दार के खिलाफ तो जनरल बाजवा साहब तक ने कहा था खान साहब को कि इनको हटा दें। लेकिन उस्मान बुज़दार के पीछे कौन थे? क्या सिर्फ फराग होगी थी? कौन थे या ये कौन सारी थी? चीजें मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ ना कि क्या वो फराग होगी उस्मान बुज़दार को रिटेन कर रही थी? इसलिए ये बड़ी बड़ी छोटी सी, मैंने कहा ना, पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल होने में कोई बहुत ही थिन मार्जिन रह जाता है। खान साहब की पॉलिसीज को यहाँ से कौन चलवा रहा था? वो कहते हैं, मुझे याद है ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट आया हुआ था कि वो खान साहब को कहा जाता था कि 8वें दिन जो है ना वो आपको फलां बंदा ज्वाइन कर लेगा या फलां डेवलपमेंट हो जाएगी, और वो वैसे ही हो, क्योंकि वो पीछे जो साहब करने वाले थे उनका तो प्लान होता था। तो खान साहब का और जो है वो ट्रस्ट बेगम साहिबा पे ज्यादा हो जाता था। आज भी अगर खान साहब किसी बात पे इमोशनल होते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो बुशरा बेगम साहिबा हैं। अलीमा खान साहिबा का स्टेक इसलिए है, वो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल नहीं है, वो उनकी बड़ी बहन है। खान साहब उनके छोटे भाई हैं। खान साहब को अगर कांटा भी चुभे ना तो दर्द शायद इक्वली अलीमा खान को महसूस होगा, जो किसी को और को उतना महसूस नहीं होगा। बात यह है कि लीडर्स तो है खान साहब है, सब फॉलोअर्स हैं। अगर खान साहब 15 दिन वो रास्ते में नहीं थे तो फिर हर कोई आपने देखा अपनी अपनी बांसुरी बजा रहा था। खान साहब एक सीमेंटिंग फोर्स भी है, एक कंसोलिडेशन भी है पार्टी के अंदर, और खान साहब ही ऑर्डर हैं। अगर खान साहब का ऑर्डर नहीं है तो फिर किसी को कोई पता नहीं चलता। फिर वो कभी गौर खान को भी सलब कर रहे होते हैं, कभी फिर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब शिकायत कर रहे होते हैं कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, मेरे मंशा के बगैर या मेरी मुशावरत के बगैर या मेरे अहकामात के बगैर ये कैसे हो गया। ये आपके सामने सारा कुछ रहा है, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, इसमें कोई शक है कि जिन लोगों ने 5 लोगों ने वोट दिया, हमें कहा गया कि ये इंडिपेंडेंट्स हैं,
लेकिन वोट तो पीटीआई का लेके आए थे। हाँ। उन्होंने जो नाम इस्तेमाल किया था वो खान साहब का इस्तेमाल किया था। कोई जो मर्जी कह ले, लेकिन इन हल्कों और रिजर्व सीट्स के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ भी यही था इंडिपेंडेंस के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं जाती तौर पे 3-4 ऐसे लोगों को जाती तौर पे उन हल्कों में मैं गया हूँ, उन हल्कों को जानता हूँ कि खान साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने वोट आकर 26वीं तरमीम को दिया पार्टी लाइन के खिलाफ, और जिसका वाज़ेह सबूत है कि उनको अब नोटिस भी सर्व कर दिए गए। इसलिए खान साहब जी ठीक, मैं चाहूंगी आपने 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पराचा साहब उठाए हैं। आमिर रज़ा साहब, पराचा साहब ने भी ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, तो उस पर भी लगे हाथ बात कर लेते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये अभी तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर या जो उसकी ओरिजिनल रूह है उस पर काम करना, अमल दरामद करना बाकी है। अब मैं क्या समझूं इस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को, क्योंकि कल ही राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला शुरू में था, लेकिन फिर उसको ओमिट कर दिया गया। और वाउडा साहब ने हमें बताया कि अभी ये ड्यू है, लाइन में है, तरमीम तरक्की। क्या है फिर ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या है? देखिए, वो तो ज़ाहिर है कि इनके ज़्यादातर लॉ मेकर्स को, पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता था कि किस किस्म की तरमीम जा रही है, होने जा रही है। ये तो अगर शुक्र करें कि मौलाना ने थोड़ा सा मुज़ाहमत कर ली, जिसकी वजह से वो वाली जो करना चाह रहे थे वो डाइल्यूट हो गई, और उसकी वजह से भी आप लेकिन ये देखें ना कि लड़ाई जो हो रही है इस बात पे नहीं हो रही है कि या अफरीदी से किसी को वो है, इतराज़ है, या कोई और उनका मंसूर शाह साहब जो है पसंदीदा हैं। लड़ाई की बात ये हो रही है कि जी आपने एक प्रोसीजर को तब्दील किया, और वो तब्दील करने का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पर एक सर्टेनिटी हुआ करती थी वहाँ पर अब गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। वहाँ पर अब लोग कहेंगे जी 90 की दहाई की सियासत जो है जुडिशरी में भी आ गई है कि हर पार्टी अपना बंदा लगवाने की कोशिश करेगी जुडिशरी के अंदर, और जजेस ये कोशिश करेंगे कि जनाब जब तक मुझे किसी पार्टी की बैकिंग नहीं होगी, खुशनुदी नहीं होगी, तो मैं अगली मेरा कैरियर नहीं बन सकता। तो उसके तसव्वुर से पॉलिसी पे लोग जो हैं वो इतराज कर रहे हैं, बहुत सारे कानूनदार भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी कर रही है और पीटीआई भी कर रही है, जो उनका मेरे ख्याल में हक बनता है, एक डेमोक्रेटिक राइट है। फिर जिस तरह से मतलब है कि इन्होंने अटेम्प्ट किया एक मसनूई तरीके से, देखिए पहली बात है कि पार्लियामेंट नामुकम्मल थी, केपी की रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। दूसरी उसके अंदर बात ये हुई है कि मतलब है कि अभी जो बात हो रही है कि जी आज़ाद अरकान को मिलाया गया, हुकूमत उन्हें आज़ाद कह रही है, पीटीआई कह रही है कि जी हमारे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने साफ सुथरे अंदाज में, क्लीन अंदाज में उस काम को नहीं किया, जिसकी वजह से एक तनाज़ा है और वो तनाज़ा आगे चल के चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात समझ में आती है कि पीटीआई को जो है याहिया अफरीदी की शख्सियत पे एतराज़ नहीं है, उनको एक प्रोसेस पे एतराज़ है, तो प्रोसेस पे एतराज़ बिल्कुल हो सकता है, उसको कल को दोबारा तब्दील किया जा सकता है। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की बात है, मिलिट्री कोर्ट्स हम जैसे लोग हमेशा हमायत करते थे कि जब आपको याद है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जोरों पर थी, उस जमाने में हमारे यहाँ जो था कि लोअर कोर्ट्स के जो या एंटी टेरर कोर्ट के जो लोग थे ना वहाँ पे विटनेस जा पा रहा था, ना वहाँ पे जो अदालत के लोग थे उनको सजा दे पा रहे थे, क्योंकि उनको थ्रेट मिलते थे, और अगर सजा हो जाती थी तब भी मतलब है कि उनके पीछे, पूरे खानदान वालों के पीछे दहशतगर्द लग जाया करते थे। तो इस वजह से मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी। लेकिन सियासी कारकुनों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो होगा ना वो एक सवालिया निशान होगा। हमें उन लोगों में जो पुरतशद्दुद मुजाहरा करते हैं उनमें और दहशतगर्दों में तफरीक करनी चाहिए। और एक और बात है कि हमारे मुल्क का सबसे मुस्तहकम मजबूत इदारा पाक फौज है, और हमें ये समझना चाहिए कि पीटीआई हमें पसंद हो ना पसंद हो लेकिन एक मकबूल पार्टी है। तो इन दोनों को मतलब है कि अगर आप ये करें कि जी फौज जो है उनको ट्रायल करे, जो मेरे ख्याल में बाद लोगों की ख्वाहिश है कैसा होना चाहिए, वो एक मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए, हमारी सियासत के लिए, हमारे निज़ाम के लिए अच्छी बात नहीं है। आपके पास भाई वो गिराओ कहते हैं ना, जलाओ घिराओ के जो भी एक कानून कहते हैं उनके मुताबिक सजा दें। 1 साल से ऊपर हो गया है, क्यों नहीं उन पे केसेस चल रहे हैं? क्या वजह है कि जब आपके पास सीसीटीवी का फुटेज है? उस पे तो फिर अदलिया और आमिर रज़ा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट, मुझे ज़रा के नाम लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है, उन दोनों का भी एक पेज पे होना ज़रूरी था ना, जो कि हमने देखा है 1 साल में, बल्कि 1.5 साल में, कि वो एक पेज पर नहीं है। इसलिए फिर ये तरमीम वाला मामला भी तो इसलिए हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है हमारे पैनलिस्ट ने। मैं एक सवाल जहन में उभर रहा था मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक, और इरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं तो उनसे आगाज़ करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इरशाद आरिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट की बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, हम तो एक्सपेक्ट ये भी नहीं कर रहे थे, बहुत सारे सहाफ़ी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये 26th जो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हो जाएगी क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे, हो गई। तो ये जो रूह है, तो जिसकी तरमीम की बात कर रहे हैं, एक और तरमीम की, ये भी आपको मुमकिन होती दिखाई दे रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री कोड्स ऑफ कोर्स। बात यह है कि मार धाड़ करके, वफादारियाँ खरीद कर या दबाव डालकर तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन क्या वो आइन की रूह के मुताबिक होगा, जमहूरी उसूलों के मुताबिक होगा और उससे मुल्क में इस्तेकाम आएगा या आदमी इस्तेकाम पैदा? देखिए, माजी में हमने देखा है तोड़ फोड़ हुई, अरकान की वफादारियाँ खरीदी गई, हमने देखा स्वाद देखा, हमने मरी देखा, हमने छांगा मांगा देखा। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसके नतीजे में जमहूरियत कमज़ोर हुई, पार्लियामेंट कमज़ोर हुई, पार्लिमानी इदारे कमज़ोर हुए, पार्लिमानी सियासत कमज़ोर हुई। फिर सबक सीखा गया और 13वीं तरमीम लाएगी, 14वीं तरमीम लाएगी कि जी वफादारियों की ख़रीदारी भी गलत है और तब्दीली भी गलत है, और अब फिर उसको रिवर्स किया जा रहा है। एक तजर्बे से हासिल किया हमने कि ये जो चीफ जस्टिस का तकर्रुर है, हुकूमत के हाथ में हो या पार्लियामेंट के हाथ में हो, उससे एक तकसीम भी होती है और हर जज कोशिश करता है हुकूमत के हक़ में फ़ैसले करके या हुक्मरानों की खुशनुदी हासिल करके चीफ जस्टिस बनने की। सीनियरिटी का उसूल है, अब हमने उसको भी रिवर्स कर दिया है। होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस मुआशरे का क्या मफाद है, रियासत का क्या मफाद है, निज़ाम का क्या मफाद है, पार्लियामेंट का क्या मफाद है, जमहूरियत? अगर तो हमने जमहूरियत चलानी है जिस तरह के दुनिया भर में चल रही है, अगर हमने रियासत चलानी है जिस तरह दुनिया भर में चलती है, तो फिर तो हमें वो रास्ते इख्तियार करने होंगे जो दुनिया भर ने तजर्बात के बाद इख्तियार किए हैं। हमने जो तजर्बे किए हैं दुनिया से अलग थलग हो के, उसका नतीजा सिवाय तनज़ली के, सिवाय इंतशार के, अदम इस्तेकाम के, मुल्क में खराबी के कुछ हासिल नहीं हुआ। वो तजर्बा हम दोहराना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त वो शख्स या वो सियासी जमात इस मुल्क की सबसे कम खैर खा है, या मैं ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो नेशनल आर्मी को, कौमी फ़ौज को सियासी मामलात में मुलव्वस करना चाहती है, खा उसका ताल्लुक हुकूमत से हो, खा उसका ताल्लुक अपोजिशन से हो। हमें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी चाहिए, पीछे किसी इदारे के नहीं छुपना चाहिए और आगे मामलात को बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। ये बताएं कि अगर ये लाहौर में जो लोग बैठे हुए हैं 9 मई में, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, अगर हुकूमत तफ्तीशी इदारे रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके अदालतों को, चलान तो बात की बात है, इसमें क्या कसूर है अदालतों का, या इसमें अदालती निज़ाम का क्या कसूर है? प्रोसिक्यूशन अपनी दुरुस्ती नहीं चाहती, लेकिन हमें ज़ाहिर है कि बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स की जरूरत है शादारी साहब। एग्जैक्टली, लेकिन मैं इसको इसी को लिंक करती हूँ पराचा साहब। हमने देखा कि पहले भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई अमेरिका के अंदर, और अभी भी जो दैट यूएस लॉ मेकर्स दे रोट टू बाइडन अबाउट इमरान खान रिलीज। तो मुझे ये बताएं कि वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, और ये वैसे ही जैसे माजी में हुआ था? देखें, अगर किसी और मुल्क में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बदनाम की जाती, वो एस्टेब्लिशमेंट झुकेगी हमारी? क्या वो फेवर करेगी उन लॉबियस्ट की मर्जी को जो खान साहब के हक में वहाँ लेटर लिखवा रहे हैं? मेरा जवाब नफी में हो। और अब तो खास तौर पर जब अमेरिका में 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद इंतखाबात होने वाले हैं, क्या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फोकस होगी पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर? सेकेंडली, लॉबियस्ट के जरिए अमेरिका में खत लिखवाए जाते हैं, वहाँ आपको याद है खत छोड़े करारदाद भी पास करवाई गई थी, उसका क्या असर हुआ? क्या उस करारदाद जो इतने हैवी नंबर से, लेकिन पराचा साहब बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, मुझे तो चांसेस ब्राइट लग रहे हैं। नहीं, खैर वो हम बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से तो पहले बात कर चुके। बुशरा बेगम साहिबा के बारे में जो डील की बात की जा रही थी, उसमें एक जरूर बात कल भी फैसल वाडा साहब कर रहे थे और आज भी कर रहे थे कि इनको मालूम कैसे था कि घर को रंग रोगन किया जा रहा था बनी गाला। तो ये एक सवाल उन्होंने छोड़ा है
अब मसलन मैं भी कह सकता हूं कि चूंकि केस ऐसा इस नहज पे पहुंच चुका था कि वो इस केस में उनका बाहर आना यकीनी था, लेकिन फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में पहले भी उनका बाहर आना यकीनी था लेकिन वो बाहर नहीं आई। अब जबकि ये उनका ये वाला आने की बात हो रही थी तो घर को रंग रोगन क्यों किया गया, ये हर तरफ से आर्गुमेंट। लेकिन आप समझते हैं कि यूएस लॉ मेकर्स का ये जो लेटर है, क्योंकि करारदाद भी पास हुई, तो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, एम आई राइट? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उल्टा ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। खान साहब, मैं चाहूंगी, वक्त की कमी है, मैं आमिर ज़िया साहब से भी उनका मौक़िफ़ इस पे ले लूँ। आमिर ज़िया साहब, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बहुत बड़े पॉपुलर लीडर बिहाइंड द बार्स एंड यूएस लॉ मेकर्स राइटिंग दिस लेटर टू बाइडेन एंड द टाइमिंग ऑल्सो, तो आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? जो बात मज़ेदार बात ये थी, जब आखिर में आप बोल रहे होते तो हमेशा वक्त की बड़ी किल्लत होती है, तो पहले भी जब वो बात हो रही थी। नहीं सर, मैं आपको आपका टाइम पूरा दूंगी। एक जुमला आपने कहा था कि अदलिया और फौज को एक सफ़े पे होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। अदलिया को किसी सफ़े पे किसी के साथ होने की ज़रूरत नहीं है। अदालत जो फैसला करती है कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक और शवाहिद के मुताबिक करती है। यह नहीं हो सकता कि आपके जी अदलिया और हुकूमत अगर एक पेज पे होंगे तो किसी को सजा होगी या नहीं होगी, तो ये इंसाफ के तस्वुर के मुनाफी है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो फिक्री मुगालते हैं, उनमें से एक ये भी है कि जी एक सफ़ा हम उसको ओवर सेल करते हैं। तो यहाँ पर ये कोई ज़रूरत नहीं होती कि जो 9 मई के लोग हैं बिल्कुल सजा दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनके खिलाफ शवाहिद लेकर आएँ। उसमें ना मतलब है कि हुकूमत का कसूर है कि उनके प्रोसिक्यूशन का कसूर है। तो मैं मैं वजाहत कर दूं क्योंकि जाते जाते आपने कहा। दूसरी बात ये आपने कहा जी ये लेटर की बात होती है, बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं, उसका बरह रास्त आपकी सियासत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सिंबलिज्म ये होता है कि जनाब आपकी हुकूमत या आपका जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में उसके हवाले से एक मनफियत फैलती है, एक मनफी मैसेज जा रहा होता है। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में हमें टेक केयर करना चाहिए कि इस मुल्क में ये तासुर ना आ जाए कि ह्यूमन राइट अब्यूज़ का, जो हमेशा भारत के खिलाफ हम कहते हैं ना कि भाई कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, लोग गायब हो जाते हैं, फला चीज हो जाती है, तो उस किस्म का हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। और जो सियासी कैदी हैं उनके साथ सियासी कैदियों वाला सलूक होना चाहिए। इंसाफ का मतलब है कि अदालत जाएं, अगर अदालत के अंदर आप साबित कर सकते हैं सजा दिलवा दें, नहीं कर सकते। लेकिन ये जो होता है ना कि जी आप आउट ऑफ द मतलब है कि उसमें जाके आप लोगों को रोकते हैं, उनको दबाते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा होता है। ये बात फौज की नहीं है, हुकूमत की नहीं, मुल्क की है। तो मेरे ख्याल में इस लेटर को हम सिर्फ दरगुजर नहीं कर सकते कि जी एक बात हो गई, कल को इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में हमें पता है कि जी ट्रम्प के 1-2 जो एडवाइजर हैं पाकिस्तानी हैं, उनका पॉलिटिकल लीनिंग्स क्या है, हमें पता है कि जो कैमला हैरिस के साथ 1-2 एडवाइजर्स हैं उनकी क्या पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं। तो ये मसला वहां पर दोबारा उठेगा और 9 नवंबर के जब उनके इंतखाबात हो जाएंगे तो और ज्यादा जोरों शोर से उठेगा। तो मेरे ख्याल में उससे पहली पेशबंदी कर लें और मामलात को कानून और आइन के मुताबिक चलाएं, उसमें पाकिस्तान की और सब लोगों की फलाह है। आप अगर अब्यूज करते रहेंगे, और जो कि बहुत तासुर जा रहा है हमारे यहाँ कि जी वकील गायब हो जाता है, कभी कोई सियासी कारकुन गायब हो जाता है, पुलिस गिरफ्तार करने आती है, भाई पकड़ के ले जाएं। लेकिन अब पहली बार मैंने देखा कि पंजाब पुलिस घरों में पहले तोड़ फोड़ करती है फिर गिरफ्तारी करती है। तो ये जो चीजें होती हैं ये बिल्कुल एक कहते हैं ना कि आप खुद अपने आप को जो है बदनाम करें। और हमने शवाहिद हैं, इसके फुटेजेस हैं कि जिस तरह से सियासी कारकुनों के साथ सलूक किया जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहता, आप बिल्कुल जिसने 9 मई किया बिल्कुल आप उसको उल्टा टांगे, आप उसको सजा दें, लेकिन कानून के मुताबिक दें, आइन के मुताबिक दें। हम वो नहीं करते। लेकिन सियासी कारकुन को गिरफ्तार करने का तरीका होता है, पहले इरशाद आरिफ साहब बड़ी अच्छी रोशनी डालेंगे, सियासी लीडर को गिरफ्तार करने जाता था, अटैची उसका तैयार होता था, कह रहे चले लेकर। अब बेचारे को मतलब है मारते हुए घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, और कितनों के साथ ऐसा हुआ है। तो अच्छा, मैं चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, पैनल पे ही काटिएगा, मैं अपने पैनल को कह रही हूँ पैनल पे ही काटिएगा। सिर्फ एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, मुझे एक्चुअली बहुत enjoy walking with the journalist, बड़ा अच्छा लगता है जब आपके सहाफ़ी सीनियर्स बैठकर आपसे डिस्कशन कर रहे होते हैं। सिर्फ इसमें गुजारिश ये थी कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में आमिर ज़िया साहब जब आमिर आया है उसने कानून को तोड़ा है, वायलेट किया है और अदालतों ने उसे क्लीन चिट दी है। मेरा सिर्फ इशारा उस तरफ था। अब की बार सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, इसलिए शायद दोनों साइड्स को बहुत मुश्किल हुई है कुछ फैसला हतमी करने में। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब, आपने वक्त निकाला। इरशाद आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पैसे साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।